दिखाई दे रहा है सबको? टेंस। टेंस जो है वो किसी भी काम के होने का जो समय है उसको बताता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में आप कहें तो टेंस का मतलब हो गया टाइम। ठीक है। बेसिकली टेंस को जो डिवाइड किया जाता है वो 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लेंगे प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा आता है पास्ट एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। अब जब हम इनको देखते हैं तो इनके भी 4 पार्ट हैं सभी के। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोल देते हैं हम और प्रेजेंट सिंपल बोल देते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यही है। पास्ट के अंदर भी 4 पार्ट इसी तरह से और फ्यूचर के अंदर भी 4 पार्ट इसी तरह से। तो अभी मैं इनको सबको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अपने शुरुआत प्रेजेंट टेंस से ही करते हैं, ठीक है। अब एक जो मेन चीज़ आती है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो वो टेंस जो है प्रेजेंट टेंस वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई काम लगातार होता है, यानी कि उसका रिपीटिशन होता है बार बार। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, रोज़ रिपीट होती है एक्टिविटी। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ, रोज़ रिपीट होती है, ठीक है। हम रोज़ कोचिंग क्लास में जाते हैं, रोज़ रिपीट होती है। तो मतलब जिन कामों की बारंबारता होती है, जो काम लगातार होते रहते हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका है वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब हो गया शाश्वत सत्य जो काम है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। थर्ड, कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट है। हिस्ट्रिकल फैक्ट का मतलब हो गया ऐतिहासिक तथ्य कोई है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। या इतिहास की ऐसी कोई बात जिसका प्रभाव हम अब वर्तमान में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस की जो कंडीशंस हैं वो 4-5 जगहों पर यूज़ होता है। और आपके जो प्रश्न पूछा जाता है, आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, उसके अंदर वो आपको एक टेंस लिख के देगा, ब्लैंक छोड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको 2 या 3 वर्ड जो हैं ब्रैकेट में दिए रहते हैं, वो आपको कहता है कि इसमें से सूटेबल वर्ड उठाकर इस जो ब्लैंक दिया हुआ है या रिक्त स्थान जो दिया हुआ है उसे आप भरें, ठीक है। तो आप भरेंगे कैसे? जब आपको पहचान होगी कि ये टेंस है कौन सा, ठीक है। तो उसको पहचानने का जो तरीका है वो टाइम एडवर्बियल जो लगे रहते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताई ये 4-5 चीज़ें, ये आपके दिमाग में होंगी, तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा टेंस है। और यहाँ पर हम ये वर्ब की जो फॉर्म्स दे रखी हैं इनमें से कौन सी फिल करेंगे। तो अब अपने प्रेजेंट, इसको मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा ये मेरा इसका कम है लिखने का, बोर्ड पर सीधा लिखते हैं जब होता है, प्रेजेंट सिंपल अपने कर लेते हैं। सिंपल, या इसको हम इंडेफिनेट भी बोल देते हैं। इंडेफिनेट, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट, ठीक है। इसको अब यहाँ से आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना शुरू करेंगे, लिखते रहना। एक बार नहीं, मैं जब कहूँ कि अब लिखो तब लिखना। पहले समझ लीजिए इसके अंदर सिंपल जो सेंटेंस रहता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव
हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ ऐसा होता है। उसके अंदर जो सिंटैक्स या फॉर्मूला जो रहता है वो क्या रहता है, वो देखने वाली चीज़ है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, कोई भी हो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा होता है, क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को हिंदी में? कर्ता, जो कार्य को करने वाला है या जिसके काम का जो प्रभाव है जिस पर पड़े वो कर्ता। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एस लिख रहा हूँ, आ जाएगा समझ में? सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में V1 या हाँ वेरी गुड, V1 या प्लस S और ES फॉर्म, या इसको हम V5 भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश के अंदर 3 फॉर्म्स वर्ब की दी रहती हैं। वर्ब समझते हो ना, किसको कहते हैं वर्ब? क्रिया, क्रिया नहीं क्रिया। क्रिया जो होती है उसकी 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ फॉर्म जो है वो आईएनजी फॉर्म होती है, जो हम प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंसेज हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं, और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो एस या ईएस फॉर्म होती है। ठीक है, तो कई बुक्स के अंदर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा और कई बुक्स के अंदर आपको V5P लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगी, अभी अपन डिस्कस कर लेंगे इसको, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो कई सेंटेंस के अंदर आपको नहीं भी मिलेगा ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर किए गए काम का प्रभाव पड़ता हो वो। अब बात करते हैं कि V1 जो है वो कहाँ पर लगेगी और V5 जो है वो कहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, V1 जो है वो आप सब्जेक्ट जो है बताओ किस किस के साथ लग सकती है? वेरी गुड, प्लूरल के साथ लगेगी। ठीक है, तो सिंपल एक बार लिखता हूं, I V U दे, या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो। अब ज़्यादातर तो इसमें आ गए। ठीक है, I V U दे, प्लूरल कहाँ पर हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ पर हो जाता है, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। दो कोई सब्जेक्ट शुरू में दिए हों और उनके बीच में एंड लगाओ, एंड से जोड़ा गया हो, जैसे राम एंड श्याम, तो वहाँ पर वो प्लूरल माना जाएगा, सिंगुलर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद में आता है V5, किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ या थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड आप हैं जो मुझे सुन रहे हैं, थर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए इसके अंदर ही, शी, इट और ही, शी, इट या कोई नेम, कुछ भी हो सकता है, राम श्याम सीता गीता, कुछ भी, उनके साथ हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? नहीं, फिर भी है, किसी को अगर यहां तक कुछ नहीं समझ में आया तो बेझिझक बोलो। चलो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे थे। स्वीकारात्मक वाक्य हिंदी के अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद में वी की फॉर्म जो है फर्स्ट या फिफ्थ या SEIS फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना है। फुल स्टॉप जरूर लगाना है इंग्लिश के अंदर। वैसे तो क्या है कि टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन यदि आपने ये फुल स्टॉप यहाँ पर नहीं लगाया तो मतलब ये वाक्य पूरा ही नहीं है। अगर किसी ढंग के टीचर के पास कॉपी चली जाएगी तो पूरा काट सकता है, आपको कुछ नहीं दे। तो इसलिए ध्यान रखना कि लास्ट में जो पंक्चुएशन मार्क जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा रखा है। प्रश्न वाचक जो वाक्य होते हैं उनके अंदर प्रश्न मार्क हम लगाते हैं, या क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखें। तो
तो V1 मैंने आपको बताया था कि V1 कहाँ पर यूज होगी, किस सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट में हमें आई वी यू दे प्लूरल दिया हो और V5 ही शी इट या नेम हमें दिया गया हो, वहाँ पर हम ये इसको यूज़ करेंगे। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात है? ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो अभी इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं एक, ठीक है, फर्स्ट वाला। सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देता हूँ, आई के साथ एम आएगा नहीं, एम क्यों आएगा? V1 ही आएगा। ये सब्जेक्ट हो गया। ये जो है ना आपको दिमाग में रखना है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो। सब्जेक्ट आ गया, आई लगा दिया मैंने, तो इसके बाद वर्ब की फॉर्म ही लगानी है हमें, ठीक है। वर्ब की फॉर्म इसमें ये आगे चीज़ आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आप बीच में से बोल गए वो चीज़ आगे की है। आई, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ये मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो आई था, आई के साथ मैंने गो लगा दिया, ये V1 है, ठीक है। तो यहाँ पर डेली, अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, टाइम डिनोटिंग जो वर्ड होंगे, एडवर्ब होंगे जो, वो डेली है यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको उसने इस तरह से दे दिया सेंटेंस के अंदर एग्ज़ाम में, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको वेंट दे दिया सबसे पहले उसने, ठीक है, गो दे दिया और गोन दे दिया, और आपको कहा कि भरो सही कौन सा आएगा। तो आपको आई टू स्कूल, अब आई टू स्कूल डेली यहाँ पर दिया हुआ है, इसको फोकस करना है। डेली का मतलब वो काम रिपीट में बार बार हो रहा है, रोज होता है, तो हमें वी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो भरनी है। गो है तो हम यहाँ पे गो भर देंगे, आई गो टू स्कूल डेली। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में हिचकिचाना नहीं है। एक सिंपल सी बात है, जो आदमी अपने किसी भी क्वेश्चन को या डाउट को क्लियर करने में हिचकिचाएगा, ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ है वो तुरंत मेरे से पूछ लें, नहीं आए तो बेझिझक बोलो, ठीक है। पूछ लेने वाला एक बार ही मूर्ख बनता है, नहीं पूछने वाला बार बार ही मूर्ख बनेगा। अब इसका एग्जाम्पल आपको दे देते हैं एक, यहाँ से सब्जेक्ट हम लेते हैं ही। अब यहाँ पर ही लगा हुआ है तो गोज, ठीक है। ये एक चीज़ भी आपको मैं बता दूंगा, एस और ई एस कहाँ पर लगता है, किस फॉर्म वर्ब के साथ हम लगाएंगे। ही गोज टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमने गोज लगाया क्योंकि सब्जेक्ट जो था वो हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने गोज लगा दिया, ठीक। पीछे दिखता नहीं क्या? बोलो तो भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, बोलो नहीं दिखता तो बोलो सर नहीं दिख रहा है पीछे, ठीक है। एक बार लिख लो भाई, जितना दिख रहा है उतना तो लिखो आप, ठीक है। फिर इसको रब कर लेते हैं अपने। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर जहाँ तक अपने किया क्लियर है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पुट करता हूँ, ठीक है।
यू सब्जेक्ट है अपने पास, क्या लगाएंगे? गो। सेकंड पर्सन है इसलिए हम गो। सीधा, ज़्यादा अपने उसको एक बार इतना लंबा नहीं खींचे, ठीक है भाई। यू है, सेकंड पर्सन है, तो हम गो लगा देंगे, यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अब जो चीज़ एक आ रही थी कि सर एस या ई एस कहाँ पर लगाएं, एस या ई एस जो है वो कहाँ पर लगाएं। तो एक सिंपल सा जो रूल है उसके अंदर क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जिस वर्ब के लास्ट में, जिस वर्ब के लास्ट में सिर्फ ई जो है लगा हुआ है तो हमें सिर्फ एस ही जोड़ना है, ठीक है। और अगर ई नहीं लगा हुआ है तो ई एस दोनों जुड़ते हैं। ज़्यादातर रूल यही है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है इसके, हर जगह नहीं लगता, लेकिन लगभग जो है नॉर्मल जनरल जो है वो रूल यही है। जैसे मेक, सिर्फ ऐसे ही जोड़ देंगे, मेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई इतना वो था नहीं, तो ये ज़्यादा उसको अपने लंबा नहीं खींचेंगे। इसके बाद में जो मेन चीज़ आती है वो इसके अंदर एक चीज़ और है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सी हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, बताओ भी, अगर किसी को है तो। प्रेजेंट जो टेंस है, सिंपल इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं हम? डू एंड डज आपको बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखें उन चीज़ों को। हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगी। अब डू कहाँ पर लगेगी? पहले जो लिखा था आई वी यू दे या प्लूरल, ठीक है। और डज जो है वो ही शी इट या कोई नेम, उनके साथ हम यूज़ करेंगे। सिंगुलर, ठीक है, मोस्टली ये सिंगुलर ही होते हैं, ही शी इट नेम, इनमें से आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट वहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसका सेंटेंस का जो चलो एक बार लिख लो इसको थोड़ा सा, ये डू कहाँ पर लगेगी और डज कहाँ पर लगेगी। उसके बाद में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा और बता देता हूँ, उसके बाद क्लास को अपने वो करेंगे। थोड़ा जल्दी लिख लें ना। या मेक्स लिख लिया, रब कर दूं? राइटिंग समझ में नहीं आ रही।
लिख लिया सबने? नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो है वो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव, NEGATIVE, नेगेटिव। लिख लिया सबने? अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। डू डज का क्लियर है कहाँ पर लगेगा? दे, मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एक बार। दे डैश नॉट प्ले हॉकी। डू क्यों आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम डू का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ही हो जाता, ठीक है, तो फिर हम डज नॉट प्ले हॉकी। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे प्ले क्यों लगाया हमने? सब्जेक्ट तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है। नहीं तो फिर हमने यहाँ पे प्लेज क्यों नहीं लिखा? क्या? सोचो सोचो क्यों लगाया हमने यहाँ पर? एस क्यों नहीं लगाया मैंने? क्योंकि ऑलरेडी हम डू के साथ ES प्रयोग कर चुके हैं। ये चीज़ हर सेंटेंस के अंदर याद रखना कि जहाँ पर इस तरह से कोई प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो V5 है, ये ऑलरेडी डू फर्स्ट फॉर्म होती है, ES जुड़ा हुआ है, तो ये V5 पहले ही बनी हुई है। तो एक सेंटेंस के अंदर V5 एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं होगी। बाद में V1 ही यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, ये तो अपने पहले क्लियर कर चुके हैं ना चीज़। आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, और ही शी इट या कोई नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब हम डज ही लगाएंगे। बट डज के साथ हम यहाँ पर फिर प्लेज नहीं कर देंगे। अगर हम प्लेज करते हैं तो वो सारा ही गलत हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर V1 ही लगेगी फिर। और ये चीज़ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी रहेगी, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हम करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जिसको बोलते हैं, उनके अंदर भी रहेगी। इतना आप नोट कर लीजिए आज के लिए, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।